वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय सौरभ पाठक से। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि मौलिक अधिकार का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा, न्यायोचित, गैर न्यायोचित, नकारात्मक, सकारात्मक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल को देखते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ देखिए, ये मौलिक अधिकार हैं वो हमने पढ़े थे कि वर्तमान में 6 रह गए हमारे और मूल में 7 थे। तो 14 से 18 हमने पढ़ा था समता समानता का, 19-22 स्वतंत्रता का, 23-24 शोषण के विरुद्ध, ठीक है ना। 25 से 28 जो हमने पढ़ा था वो धर्म के लिए पढ़ा, और 29-30 में हमने पढ़ा था शिक्षा और संस्कृति के लिए, 32 में मौलिक अधिकारों की जो संविधान के जो उपचार उनके लिए पढ़ा। अब देखते हैं हम 2 आर्टिकल हैं, थोड़ा उनको देखते हैं। आर्टिकल 12 और 13। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। राज्य की परिभाषा से अर्थ है हमारा संसद है, विधानमंडल है, उनके द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जो गैर संवैधानिक हमारी संस्थाएं होती हैं, संगठन होते हैं। तो याद रखिए राज्य की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 12 में। तो क्वेश्चन ये आएगा मौलिक अधिकारों के लिए राज्य की परिभाषा कहाँ मिलेगी हमको? आर्टिकल 12, ठीक है ना। अगला देखते हैं आर्टिकल 13। अब जो 13 है उसमें लिखा हुआ है न्यायिक पुनरावलोकन। अब ये शब्द है, इस थोड़ा समझना है हमको। अब पहला पॉइंट तो ये देखिए संसद, और संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो मान लीजिए संसद में कोई प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव से कोई नियम बना, और कोई नियम जब बना तो वो नियम बना लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से। और उस नियम के बनने के बाद अगर कोई भी मौलिक अधिकार जो हमारा 12 से लेकर 35 तक है वो कम हो रहा है, तो हमारा कोई भी मौलिक अधिकार कम हो रहा है, तो उस स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं? याचिका लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट संसद के द्वारा बनाए गए नियम को फिर पढ़ेगी, और उसे लगता है कि ये मौलिक अधिकारों को छीन रहा है, तो ऐसी स्थिति में या तो उसे अवैध घोषित कर देगी या उसको निरस्त कर देगी। तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट संसद के द्वारा बनाए गए उन नियमों की जांच कर सकती है जो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों को सीमित करते हैं। और ऐसा किस आर्टिकल से होगा? हमारा आर्टिकल 37। आपका आर्टिकल, माफ कीजिए, आर्टिकल 13। तो 13 से हमारा क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 14 से 18 के लिए, और वहां पर क्या लिखा हुआ है? समता और समानता। आपके लिए पहला पॉइंट तो ये आएगा समता और समानता कहां से लेके कहां तक है? हमारे 14 से 18। फिर अगला पॉइंट ये आएगा समता समानता जो है वो कहां से कहां तक है। फिर हम देखते हैं बारी बारी से आर्टिकल, किस आर्टिकल में हमारे लिए क्या दिया गया है। पहला पॉइंट है देखिए विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। एग्जाम में आएगा विधि के समक्ष समानता और संरक्षण किस आर्टिकल में? हमारा आर्टिकल 14। 14 से 18 एक पॉइंट समझना आपको, समानता। हर चीज में आपको कहीं ना कहीं बराबर देखा जाएगा, हर किसी को। तो एक पॉइंट समझना आपको, विधि के समक्ष समानता जो है वो हमने कहां से ली है? ब्रिटेन। और विधि के समक्ष जो संरक्षण लिया हुआ है वो कहां से लिया हुआ है? अमेरिका। इसका अर्थ ये है कानून की नजर में सभी समान है। जो अपराध एक अमीर वर्ग का व्यक्ति करता है वही अपराध एक गरीब वर्ग का व्यक्ति करता है, तो अमीर वर्ग के व्यक्ति को भी वही सजा दी जाएगी जो गरीब वर्ग को दी जाती है। तो याद रखिए विधि का अर्थ है कानून। विधि के समक्ष समानता कहां से ली हमने? ब्रिटेन। सभी समान है और सभी के लिए बराबर सुनवाई की जाएगी, ये बात हमने कहां से ली हुई है? अमेरिका से। तो विधि के समक्ष समानता संरक्षण आर्टिकल 14। अब 15 देखते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार भेदभाव नहीं होगा। राज्य द्वारा पोषित जो संस्थान है या राज्य द्वारा जो हमारी जॉब है, जो भी हमारी समानता वाली जगह, तालाब हैं, कुएं, नदियां हैं, झरना है, इन जगह पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल हमारा 15। आर्टिकल 16 लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन का अर्थ है सरकारी जो नौकरी आती है हमारी उनमें सभी समान है। लेकिन आर्टिकल 16 का 4 बोलता है जब तक सभी वर्ग बराबर के नहीं हो जाते हैं कुछ सीटों पर संरक्षण और आरक्षण बन के आपका आता रहेगा। तो क्वेश्चन आएगा लोक नियोजन किस आर्टिकल में? हमारा 16। अब देखते हैं अस्पृश्यता का अंत। तो जो निम्न वर्ग हैं
निम्न वर्ग के साथ कभी भी छुआछूत नहीं की जाएगी, और की जाती है तो इस आर्टिकल के तहत दंड का भी प्रावधान है। तो याद रखिए, एक हमारा अधिनियम है 1955 का सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, उसके तहत क्या किया है, निम्न वर्ग के व्यक्तियों को संरक्षण दिया गया है। तो क्वेश्चन आएगा अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल, हमारा 17। अब देखते हैं उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे अब एक शब्द लिखा हुआ है समता और समानता। समता समानता में क्या होता है यार, सभी समान है। अगर मेरे आगे बोला जाए कि महाराजा पधार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा मैं छोटा हूं और ये मेरे से ज्यादा बड़े हैं। जब देश में राष्ट्रपति के पद है तो कोई आप उपाधि धारण नहीं करोगे, श्री श्री 1008 राजा महाराजा रजवाड़े कुछ नहीं करेंगे। तो उपाधियों का अंत, आप उन उपाधियों को ले सकते हैं जो सेना द्वारा दी जाती है या राष्ट्रपति के द्वारा कोई उपाधि दी जाती है, जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, सेना की है, कैप्टन है, लेफ्टिनेंट है। इसके अलावा आप कोई उपाधि धारण नहीं करोगे। तो कानून की नजर में सभी लोग समान है। तो आर्टिकल 14 कोई भेदभाव नहीं होगा। जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर आर्टिकल 15, फिर 16 में नौकरियों में समानता रहेगी। 17 जो आर्टिकल है वो छुआछूत पर रोक लगाता है, और जो 18 है उपाधियों का अंत। तो क्वेश्चन आता है उपाधियों का अंत किस आर्टिकल से, हमारा आर्टिकल 18। अब आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे कि मैंने पढ़ा समता समानता, अब अगला देखते हैं स्वतंत्रता। तो पहला पॉइंट स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल हमारा 19 से 22 तक है। तो 20, 21 का ए और 22 हम बाद में आगे पढ़ लेंगे। पहले हम देखते हैं 19। तो याद रखिए 19 का जो आर्टिकल है उसका भी नाम क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो भी आर्टिकल 19 का भी नाम है। तो 19 का नाम भी क्या है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार, और चैप्टर का नाम भी क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22। अब 19 में देखते हैं हमारे कितने हमारे अधिकार हैं, 6। मूल में ये 7 थे, मूल में 7 थे, अभी कितने रह गए हमारे 6। तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर आप, अब 19 का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक यानी बोलना, अभिव्यक्ति यानी विचार। तो आप बोलकर अपने विचारों को रख सकते हो, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं बोलोगे जिससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो। तो क्वेश्चन आएगा वाक एवं अभिव्यक्ति किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 19 का। फिर हम किस किस के माध्यम से बोलते हैं, प्रेस, फिर खा में हम झंडा फहराने स्वतंत्रता हमारे पास, और गा में क्या हमारे पास, सूचना का अधिकार। एग्जाम में आएगा 19 के का में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता है हमारे पास, खा में झंडा फहराने का अधिकार है, और गा में सूचना। हम लोग सार्वजनिक जो हमारी सेक्टर है उनसे हम जब कोई जानकारी मांगते हैं तो किसके माध्यम से मांगते हैं, सूचना का अधिकार। और एग्जाम में आता है सूचना का अधिकार कब आया हमारा, 2005। झंडा फहराने की हमको जो स्वतंत्रता मिली वो 2004 में, और रात में झंडा फहराने की मिली हमको 2009 में। तो रात में हम झंडा फहरा सकते हैं 2009 में, और आम व्यक्ति झंडा फहरा सकता है 2004 से हमको ये अनुमति मिली। याद रखिए सूचना का जो अधिकार है वो 2005 में आया, झंडा फहराने का जो अधिकार चालू हुआ वो हमारा 2004 से, और रात में 2009 से। और जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है। तो याद रखिए प्रेस जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो एग्जाम में आता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है हमारा, प्रेस। खामा देखते हैं शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हमारे पास। तो खामे लिखा हुआ है हम लोग कहीं भी शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, ठीक है ना। जो लेकिन वहां पर क्या होगा, वहां पर आप हथियारों को लेकर नहीं आएंगे। अब कह दिया सम्मेलन कर रहे हैं, अब सम्मेलन तो आप कर रहे हैं, हथियार आप टांग कर जा रहे हैं, तो फिर ऐसे सम्मेलन में क्या फायदा है। तो इससे क्या होगा, देश की एकता अखंडता टूटेगी। तो याद रखिए एग्जाम आएगा शांतिपूर्ण सम्मेलन 19 का खा। गा में क्या लिखा है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ का अर्थ है संगठन, कोई हमारा राजनीतिक संगठन, हमारे फार्म हमारा। तो ऐसे संगठन बनाने की हमको आजादी है। और 19 का गा। अगला घा में लिखा हुआ है कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। ये हमें एक समानता लेके आता है कि मैं यहां से क्या करूं, मैं
अभी एमपी हूँ, एमपी से यूपी में रहना चाहूँ, छत्तीसगढ़ में रहना चाहूँ, तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो याद रखिए आने जाने की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल घ से। फिर कहीं भी रहने की मेरे पास स्वतंत्रता, मुझे अच्छा लगा एमपी में रह रहा हूँ, मुझे कल महाराष्ट्र अच्छा लगे महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, गुजरात अच्छा लगा मैं गुजरात में रह रहा हूँ। तो ये किस आर्टिकल से हमारा डा जो है 19 का डा। फिर चा में देखिए आप व्यापार करने का अधिकार, मैं कहीं भी व्यापार कर सकता हूं, तो व्यापार करने का अधिकार भी मुझे दिया गया है। तो एग्जाम में आएगा आपके लिए 19 में कितने हमारे अधिकार हैं, 6, कितने थे हमारे 7। 19 का नाम क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। का में क्या लिखा है, वाक एवं अभिव्यक्ति। खा में लिखा है शांतिपूर्ण सम्मेलन। गा में लिखा है संगवान का अधिकार। फिर इसके अलावा घा में लिखा हुआ है संचरण आने जाने का अधिकार। डा में निवास कर कहीं भी रहने का अधिकार। और चा में हमारा व्यापार और कारोबार करने का अधिकार। अब जैसे हमने 19 पढ़ा, अब थोड़ा आगे और देखते हैं स्वतंत्रता के कुछ और अधिकार है हमारे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि स्वतंत्रता का अधिकार 19, अब उसके अंदर एक चैप्टर, वो तो पूरा चैप्टर है और 19 का भी नाम वही है। अब हम कुछ आर्टिकल और देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि जो आर्टिकल 20 का नाम क्या है, अपराधों के दोषित्व में संरक्षण। कोई व्यक्ति अपराधी है उसके बावजूद भी उसे संरक्षण दिया गया है। और आर्टिकल 20 पहला पॉइंट तो साक्ष्य होने पर ही सजा दी जाएगी उसको, उसके पास जो उसको सजा दी जा रही है उसके खिलाफ साक्ष्य होने चाहिए। अगला पॉइंट ये भी है कि उस व्यक्ति को समान अपराध के लिए समान सजा मिलेगी। इसका अर्थ ये कि जो इसका जो अपराध है उसी अपराध के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी, उसको आप अलग से कोई सजा नहीं देंगे। तो याद रखिए अपराध के दोषित्व में संरक्षण, समान कार जो सजा है उसके लिए समान अपराध किया जब भी सजा दी जाएगी। और अपराध दोषित्व में अगला पॉइंट ये है कि उसको साक्ष्य होने पर ही उसको दंड दिया जाएगा। अगला पॉइंट 21 में लिखा हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसे हम निजता का अधिकारी बोलते हैं, निजता का अधिकार। तो एग्जाम में आ जाएगा निजता का अधिकार कौन सा हमारा, आर्टिकल 21। मेरा एनवायरनमेंट स्वच्छ होना चाहिए, मुझे जीवन जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए, आसपास का माहौल अच्छा होना चाहिए, ये सब हमारा आर्टिकल 21। तो क्या लिखा हुआ है, निजता का अधिकार। तो एग्जाम में आएगा प्राण एवं दैहिक किस आर्टिकल हमारा 21। अब देखते हैं 21 का ए। आप याद रखिए कभी भी कोई आर्टिकल 21 का ए है, कभी भी ए बी सी जुड़ आता है तो आप समझ जाइए कि ये मूल में नहीं था। तो 21 का ए आ रहा है तो इसका अर्थ है मूल में हमारा नहीं था, जोड़ा गया है। 21 के ए का नाम क्या है, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में हमारा 21 का ए। अब कोई चीज जब जोड़ी जाती है तो बदलाव होता है। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और इस आर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, जीवन का नींव का पत्थर। तो क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया, 86, 2002, 6 से 14 वर्ष के बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे और जीवन में क्या है, ये नींव का एक पत्थर है। आर्टिकल 22 देखते हैं। 22 में क्या हुआ, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो याद रखिए उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो एग्जाम में आता भी है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, कितने टाइम के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना है, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना है और आने जाने की समय को छोड़कर। तो गिरफ्तार के बाद भी संरक्षण दिया है, किसी से न्यायालय में जाइए। अब न्यायालय तय करेगा कि आप अपराधी हैं या नहीं। तो याद रखिए आपको न्यायालय सिद्ध करेगा कि आप अपराधी हैं नहीं, अपराधी नहीं है तो आपको छोड़ दिया जाएगा, अपराधी है तो आपको सजा दी जाएगी। तो याद रखिए 20, 21 का ए और 22 ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं। आर्टिकल 20 और 21 कभी भी नहीं जाते, किसी भी स्थिति में नहीं जाते। तो एग्जाम आता भी है कौन कौन से आर्टिकल नहीं जाते, 20 और 21। अब आगे देखते हैं हम शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक तो हमारा समता समानता 14 से 18, एक हमारा स्वतंत्रता 19 से 22, एक हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है। तो याद रखिए क्वेश्चन आएगा आपके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक हमारा, तो 23 और 24। 23 और 24 में क्या है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर अब 23 में क्या लिखा हुआ है, बलात् श्रम। बलात् श्रम को हम बोलते हैं बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी।
तो बंधुआ मजदूरी याद रखिए, गवर्नमेंट जो सार्वजनिक क्षेत्र हमारे प्राइवेट सेक्टर के हैं, तो किसी भी व्यक्ति की मर्जी के बिना काम कराना कहलाता है हमारा बंधुआ मजदूरी। उसको वहाँ ले जाना और फिर वहीं पर उसको खाना देना, वहीं पैसे देना, लेकिन लौट के नहीं जाने देना। तो बलाश्रम या जो हमारा बलाश्रम या बंधुआ मजदूरी किस आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 23, और इस पर रोक लगाने के लिए बलाश्रम अधिनियम 1976 लाया गया, जिसके बाद इसे अपराध भी माना जाएगा। 24 बाल श्रम पर रोक। बाल श्रम का अर्थ है जो बच्चे हैं उन बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। और याद रखिए, कोई भी बच्चा अगर 14 वर्ष से कम उम्र का है तो वो याद रखिए उसे बाल श्रम माना जाएगा। भले ही वो बच्चा 12 साल का है, अपनी मर्जी से काम करना चाहता है, फिर भी उसे क्या माना जाएगा, बाल श्रम। तो बाल श्रम यानी बच्चों से काम करा रहे हैं, तो याद रखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें कोई शोषण नहीं होगा। बलात्श्रम में क्या होगा, इसमें मर्जी के बिना काम नहीं कराया जाएगा। और अधिनियम 76 और बाल श्रम में कोई बच्चा अगर 14 वर्ष की उम्र कम का है या 14 वर्ष का है तो उससे भी कोई काम नहीं कराया जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग धर्म की स्वतंत्रता। जैसे अभी हमने पढ़ा कि पीछे सभी आर्टिकल पढ़ी लिए हमने, स्वतंत्रता का भी, समानता का भी। अब हम देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता के बारे में। तो एग्जाम है कहाँ से कहाँ तक हमारा, ये 25 से लेके 28 तक है। 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता या धर्म को मानने की। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, मैं इस्लाम को पसंद करता हूँ, तो इस्लाम को स्वीकार कर लूँगा, मेरे ऊपर कोई सामाजिक दबाव भी नहीं रहेगा। इसके अलावा याद रखिए, मैं किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन किसी से जबरदस्ती धर्म को नहीं बदलवाऊंगा। इसका अर्थ ओवरऑल यही है, आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। एग्जाम आएगा अंतःकरण स्वतंत्रता कहाँ पर हमारा, आर्टिकल 25। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप धार्मिक कार्य के लिए, आप मूर्ति प्रबंधन के लिए कुछ आप छोटी सी एक संघ बनाते हैं तो आपको संघ बनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन देश की एकता, अखंडता, धार्मिकता को नुकसान ना पहुंचे। धार्मिक कार्यों के लिए जो टैक्स होता है वो टैक्स आपको नहीं देना है। कि मंदिर है आपने बनाया, वहाँ प्रबंधन किया, पूजा पाठ होती है, लेकिन आप वहाँ पर कोई टैक्स वहाँ से नहीं जाएगा। तो याद रखिए हम टैक्स नहीं देंगे धर्म के आधार पर, आर्टिकल 27। और याद रखिए 26 में लिखा हुआ है हम संघ बना सकते हैं। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है मैं किसी भी धर्म को अपना सकता हूँ। 28 देखिए, सरकार द्वारा शोषित या पोषित, सरकार द्वारा पोषित शिक्षा संस्थानों पर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर सरकार जैसे कॉलेज हैं, स्कूल हैं, इन जगह पर अगर सरकार सहयोग करती है, पैसा पहुंचाती है, ठीक है, डोनेशन देती है, तो ऐसे शिक्षा संस्थानों पर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षा वही दी जाएगी जो सभी को दी जाती है। तो धर्म के लिए हमारा 25 से 28 तक है। 25 में कोई भी धर्म अपना सकते हैं, 26 में अपना संघ बना सकते हैं प्रचार करने के लिए, 27 में टैक्स नहीं देंगे, और 28 में जहाँ जहाँ सरकार पैसा पहुँचाती है वहाँ वहाँ कभी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षा वही दी जाएगी जो सामान्य शिक्षा होती है। अगला हमारा है शिक्षा संस्कृति संबंधित अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। यहाँ पर मोस्टली जो अधिकार दिया है वो अल्पसंख्यक वर्ग को दिया हुआ है। 29 में दिया हुआ है अल्पसंख्यकों को हितों का जो संरक्षण है, जैसे लिपि है, उनकी बोली है, उनकी भाषा है, उनमें वो कामकाज कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, अपने फेस्टिवल्स को बना के रख सकते हैं। तो अल्पसंख्यक होते क्या हैं, ऐसा माना गया हिंदुओं को छोड़कर जो भी हैं वो सब हमारे क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण है, अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी बोली सब का वो प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। जैसे अभी हमने 28 पढ़ा, तो 28 में लिखा था कि सरकार अगर स्कूल और कॉलेज के लिए पैसा पहुंचाएगी तो वहाँ धर्म की और जातिवाद की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन 30 में लिखा हुआ है अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपने पैसों से शिक्षा संस्थान खोलता है तो वो वहाँ पर खोल सकता है अपने निजी समुदाय के लिए, लेकिन देश की एकता अखंडता को नुकसान ना पहुँचे। ओवरऑल 29 और 30 अल्पसंख्यक को कहीं ना कहीं संरक्षण देते हैं। लिपि भाषा का यूज कीजिए यहाँ पर आप, और अपनी शिक्षा को बनाए रखने के लिए आप खुद के पैसों से एक शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई शिक्षा नहीं देंगे आप जिससे देश की एकता अखंडता ना टूटे।